जय हिंद। नया चैप्टर देखते हैं, क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था परीक्षण। तो क्रम व्यवस्था परीक्षण में पंक्तियों के आधार पर, जैसे इसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं, पीछे आपने पढ़ा था बैठने की व्यवस्था। तो व्यक्ति या वस्तुएं किस किस प्रकार से रख सकते हैं, व्यक्ति किस किस प्रकार से बैठ सकते हैं। तो एक तो देखा होगा कि गांव में जब पांत बैठती है तो लंबे लंबे बिठा दिए जाते हैं एक पांत पर, और दूसरी पंक्ति और लगा दी। कभी कभी वीआईपी लोग आते हैं तो गोल मेज पे बिठाते हैं इधर उधर, कभी आयताकार मेज या तखत होता उसके चारों तरफ बिठा दिए। तो वहां 3 प्रकार की व्यवस्थाएं थीं। ऐसे ही यहाँ क्या है, क्रम व्यवस्था परीक्षण। यहाँ क्रम व्यवस्था परीक्षण के अंतर्गत कभी तो भार के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया जाता है कि सबसे ज्यादा भार किसमें है, सबसे कम भार किसमें है। कभी कभी लंबाई के आधार पर व्यवस्थीकरण, इनका जो वर्गीकरण है वो किया जाता है कि सबसे लंबा कौन सा है। 4 व्यक्ति खड़े हुए हैं, उनकी डिटेल दे दी गई कि इससे बड़ा ये है, इससे छोटा ये है। तो उसमें पूछा जाता है कि सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है या सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, इस प्रकार से। तो यहाँ कितने प्रकार हैं, आइए देख लेते हैं किस प्रकार से। स्टार्टिंग में दिया गया है, कुछ व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों के समूह में से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को उनके गुणों, आकारों, गुण में क्या क्या आता है, गुण में जैसे वो ज्यादा बुद्धिमान है, वो तुमसे ज्यादा योग्य है, वो बेवकूफ है, ये उसके गुण हो गए। उसके बाद आकार, बड़ा है, छोटा है, लंबा है, मोटा है, इस तरीके से ये आकार आ गए। स्थिति मतलब स्थिति, लाइन में बैठे हुए या ऊपर से चौथा है, तीसरा है, इस तरीके से इत्यादि के सापेक्ष तुलना करते हुए सार्थक क्रम। सार्थक क्रम मतलब अवरोही क्रम भी ले सकते हैं और आरोही क्रम में ले सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्रम व्यवस्थीकरण कहा जाता है, यानी क्रम सेट करना है उनका। तो क्रम सेट करने के लिए 3 प्रकार हैं। कौन कौन से 3 प्रकार हैं? पहला प्रकार है रेखीय या क्षैतिज क्रम व्यवस्था। जैसे जो कॉपी पर जो लाइनें होती हैं, लाइनों में अगर लिखा जाए तो इन्हें क्या कहेंगे, या तो आप कह सकते हैं क्षैतिज या कह सकते हैं रेखीय। एक रेखा में सब लाइनों में लिखे हुए हैं, तो रेखीय या क्षैतिज क्रम व्यवस्था। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न एक रेखा या पंक्ति में स्थित होते हैं, व्यक्तियों या वस्तुओं पर आधारित होते हैं तथा उनका क्रम भी दिया गया होता है। विद्यार्थियों को किसी एक व्यक्ति या वस्तु का स्थान किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के स्थान के सापेक्ष ज्ञात करना होता है। मतलब ये कहा जाता है कि राम के श्याम जो है वो राम के बाईं तरफ कौन सा व्यक्ति है, दाईं तरफ किस नंबर पर है, या बीचा बीच में कौन है, या दाएं कौन है, बाएं कौन है, दाएं से तीसरा व्यक्ति कौन है, बाएं से चौथा व्यक्ति कौन है। इस प्रकार से क्यों रेखीय जो क्रम व्यवस्था है वो बैठने की क्रम व्यवस्था से मैच करती है। रेखीय क्रम व्यवस्था में और बैठने की क्रम व्यवस्था में, इसमें भी मान लिया कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, बायां ये होगा, दायां ये होगा, अब चौथा होगा, पांचवा होगा, उसके आधार पर यहां भी रहता है वही सिस्टम। क्रम व्यवस्था इसके अंतर्गत प्रश्न पंक्तिबद्ध व्यक्तियों या सूचीबद्ध नामों पर आधारित होते हैं। व्यक्तियों या नामों का स्थान पंक्ति या सूची के प्रारंभ या अंत से दिया होता है, अतः दिए गए तथ्यों के आधार पर क्रम व्यवस्था का निर्धारण करना होता है। अब यहां पर जो क्रम व्यवस्था कह दी तो यहां तो क्लियर कहा गया रेखीय और क्षैतिज। और यहां जो क्रम व्यवस्था है तो यहां क्रम व्यवस्था इस प्रकार से हो सकती है कि जैसे पहाड़े लिखते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर लिखते हुए लाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर लिखते हुए लाते हैं। ऐसे ही वस्तुएं दे दी कि हिंदी के ऊपर गणित रखा है, गणित के ऊपर विज्ञान रखी है, विज्ञान के नीचे भूगोल है, तो सबसे ऊपर कौन है, इस प्रकार से। तो इसके अंतर्गत आते हैं क्रम व्यवस्था में।
फिर लास्ट तुलना के आधार पर क्रम व्यवस्था, और तुलना तो समझ ही गए कि इससे ये लंबा है, इससे ये छोटा है, इससे ये ज्यादा योग्य है, इस प्रकार से तुलना की जाती है। इस प्रकार के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की लंबाई या ऊंचाई के आधार पर, भार या वजन के आधार पर, योग्यता के आधार पर तुलना की जाती है। इसी तुलनात्मक जानकारी के आधार पर परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उनमें से सबसे लंबे, सबसे छोटे, सबसे योग्य आदि का चयन करें। जो भी उसमें पूछा जा रहा है कि सबसे योग्य कौन है, कि सबसे लंबा कौन है, तो परीक्षार्थियों से ये अपेक्षा की जाती है वो इसके आधार पर तुलना करके बताएं कि कौन सा सबसे योग्य है, कौन सा सबसे छोटा है, जो भी पूछा गया हो। कभी कभी दूसरे, तीसरे, चौथे व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी ली जाती है। ये नहीं पूछा जाता कि सबसे ऊपर कौन है, ये पूछ लिया जाता है ऊपर से चौथा कौन है, ऊपर से पांचवा कौन है। तो यहां अगर जैसे सूत्र, बाकी तो सब नॉलेज के आधार पर ऑन द स्पॉट काम होता है, मतलब जैसा आया तुरंत हमें सोचना कि क्या करना है। एक जो सूत्र है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो केवल ये है, इसे किसी तरीके से याद कर लें, मतलब लेफ्ट राइट -1 बराबर n, लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर n। अब इससे तीन प्रकार के सूत्र तैयार हो जाएंगे। जैसे कभी कभी सुनाओ दूरी बराबर चाल बटे समय, तो फिर उसी से और बना के दो तैयार कर लेते हैं। चाल बराबर दूरी, चार बराबर दूरी बटे समय आ गया। ऐसे ही दूरी बराबर चाल गुणे समय हो गया। ऐसे ही यहां पर बायां धन दायां ऋण 1 बराबर कुल व्यक्तियों की संख्या या कुल परीक्षार्थियों की संख्या। यहाँ जो L लिखा है वो बाएं से, R लिखा है वो दाएं से, और जो N लिखा है वो टोटल। तो यहां पर तीन सूत्र किस तरीके से बना लेते हैं कि जैसे मान के चलो लेफ्ट से व्यवस्था दे दी आपको कि लेफ्ट से चौथा स्थान है, कुल विद्यार्थी इतने हैं, तो उसका राइट से कौन सा स्थान होगा, तो राइट निकालना हमें, तो ये उधर भेज दिए सब n+1 माइनस L। R निकालना है तब ये दोनों उधर भेज दिए, L को निकालना है तो ये दोनों उधर भेज दिए, N निकालना है तो वो तो वैसा ही कवर रहेगा ही पहले ही से। तो इस प्रकार से कि जैसे कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है तो N बराबर लेफ्ट धन राइट ऋण 1, और अगर लेफ्ट और राइट तो केवल एक ही सूत्र का इस्तेमाल होता है, और इस एक ही सूत्र के दो और प्रतिरूप बन जाते हैं। वो कौन कौन से दो प्रतिरूप बन जाते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को दिया गया कि वो बाएं स्थान से 5वें स्थान पर है, दाएं स्थान से भी 5वें स्थान पर है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए वो बाएं से कितने पर है और दाएं से कितने पर है, -1। तो बाएं से जैसे 5वां है, दाएं से भी 5वां है, और ऋण 1, यानी टोटल कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। क्योंकि जो 5वां व्यक्ति है उस 5वें व्यक्ति की गिनती लेफ्ट से भी हो चुकी है और राइट से भी हो चुकी है, दोनों तरफ से हो चुकी है। तो लास्ट में क्या होगा, एक कम करना पड़ेगा। ऐसे ही जब ये क्वेश्चन परिवर्तित होता है तो जैसे एक पंक्ति में टोटल 20 विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थियों की संख्या, टोटल 20 विद्यार्थियों की संख्या है, और बाएं तरफ से यदि उसका 11वां स्थान हो तो दाएं तरफ से उसका कौन सा स्थान है, दाएं तरफ से उसका कौन सा स्थान है, जबकि बाएं तरफ से जो स्थान है उसका वो कौन सा है, 11वां। तो 11वां स्थान है, तो टोटल स्टूडेंटों की संख्या तो कितनी है, 20, एक और जोड़ दिया -11, तो ये कितना आ जाएगा, 10वां आ जाएगा। यानी इधर से 11वें पर है तो उधर से 10वें पर होगा, तब एक कम होके
तो टोटल 21 हो गए, 21 हो गए, एक लास्ट में कम कर देते हैं। तो राइट निकालना है तो उधर जो भी जाएगा तो ये 1 उधर जाएगा तो प्लस का होगा, ये भी 1। तो इसे ही एक सूत्र को याद कर लेते हैं अच्छी तरीके से, लेफ्ट प्लस राइट -1, या n बराबर लेफ्ट धन राइट ऋण 1। इस तरीके से याद कर लिया, या इस तरीके से, मतलब ये कंफर्म रहना चाहिए, लेफ्ट का मतलब बायां और राइट का मतलब दायां। तो यहां से प्रश्न स्टार्ट होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न मिटा दें, उसके बाद क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन बोर्ड पर देख लो क्या लिखा है। किसी कक्षा में हिमांशु का ऊपर से 23वां तथा नीचे से 20वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ऊपर से 23वां, नीचे से 20वां। तो इस तरीके से ऊपर से जैसे 23वां नंबर है, इस तरीके से बना दिया। आप इसमें कोई अंतर नहीं है, मतलब जैसे अभी जो सूत्र आपने सीखा वो इस तरीके से सीखा, लेफ्ट धन राइट ऋण 1 बराबर n, इस तरीके से सीखा। अगर बाई चांस ऊपर और नीचे की व्यवस्था हो गई तो अब ये तो लगा नहीं पाएंगे, तो यहां जरा सा परिवर्तन कर लो। कितना कर लो? अप डाउन ऋण 1 बराबर n। तो कोई परिवर्तन है नहीं उसमें, मतलब ऊपर नीचे कह दिया तो हमने अप और डाउन कर लिए, ऊपर नीचे। और जब लेफ्ट राइट का बायां दायां तो इस तरीके से प्रयोग कर लिया। अब हिमांशु का जो स्थान है ऊपर से तो 23वां है और नीचे से कौन सा है? 20वां। ऊपर से इसका नंबर है, यहां से स्टार्टिंग की जाए तो ऊपर से हिमांशु का जो नंबर है वो कौन सा है? 23वां। ऊपर से 23वां नंबर है और नीचे से हिमांशु का जो नंबर है वो कौन सा है? 20वां नंबर है। 20वां नंबर है तो उसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ऊपर से 23वां, नीचे से 20वां। जैसे ऊपर से गिनती करके लाए 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से देखा तो ये कौन सा है? 23वें नंबर पर। और इधर से जब देखा तो ये कौन से नंबर पर है? 20वें नंबर पर। तो 23 और 20 कितने हो गए? 43 हो गए। 43 हो गए, लेकिन हिमांशु की जो गिनती है वो ऊपर से भी हो चुकी और नीचे से भी हो चुकी, जबकि होनी चाहिए केवल एक ही तरफ से, तो उसमें से वो ये कम कर दिया। या इसका मतलब कक्षा में कुल जो छात्रों की संख्या है वो कितनी है? 42 है। तो 42 है तो अप डाउन की बात आ गई, कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो आप इस तरीके से सूत्र लगा लें, n बराबर u धन d और ऋण 1, टोटल जोड़ के 1 घटाना है। मतलब ये इसी चीज को समझना है, कब जोड़ना है कब घटाना है। सूत्र याद रहे या ना रहे उसकी कोई बात नहीं, सूत्र की ज्यादा दिक्कत नहीं है कि सूत्र क्यों लगा रहे, सूत्र याद रहेगा नहीं लगे मत लगाओ, लेकिन ये जरूर कर लो कन्फर्म कि कब एक जोड़ा जाता है और कब घटाया जाता है। जब टोटल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी हो तब तो एक घटाते हैं, और जब लेफ्ट और राइट से कोई स्थान पूछा जाता है तब एक जोड़ते हैं। तो यहां अप यानी ऊपर से कौन सा है? 23वां, नीचे से कौन सा है? 20वां, ऋण 1, तो टोटल कितने आएंगे? 42। यानी कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है क्लास में वो कितनी है? 42 है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक
ऊपर से 13वें तथा 14वें स्थान पर हैं, नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या है? इसके वो सवाल जैसे लिखा है, 30 छात्रों की एक कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक, 30 छात्रों की कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें तथा 14वें स्थान पर हैं, तो नीचे से उनका स्थान क्या होगा? नीचे से उनका स्थान क्या होगा? तो इस तरीके से दिया गया है कि टोटल जो स्टूडेंटों की संख्या है वो तो कितनी है? 30। अब इनकी ऊपर से अगर काउंटिंग की जाए, ऊपर से, तो ऊपर से काउंटिंग करने के बाद गुंजन, उसके बाद त्रिलोक, गुंजन का स्थान है वो कौन सा है? 13वां, और त्रिलोक का स्थान है वो कौन सा है? 14वां। तो ध्यान रखना पड़ेगा, यहां जो क्रम दिया है, पहले गुंजन का नाम है, फिर त्रिलोक का नाम है। जब नीचे से चलेंगे तो ये पहले मिलेगा, ये बाद में मिलेगा, यानी इसका एक स्थान ज्यादा होगा, इसका कम होगा। अभी तो इसका कम है, इसका ज्यादा है, लेकिन नीचे से काउंटिंग करेंगे तो इसका कम होगा और इसका ज्यादा होगा। तो किसी एक का निकाल लो, उसी के अनुसार दूसरा कवर हो गया। तो टोटल जो संख्या है वो n का तो मान, टोटल विद्यार्थियों की संख्या तो कितनी है? 30 है। और ऊपर से जैसे गुंजन के लिए निकालें, किसी एक के लिए मान निकाल लिया, गुंजन के लिए निकालें, तो ऊपर से जो मान है वो कौन सा है? 13वां। u का मान 13 है और हमें d का मान चाहिए, d का मान चाहिए। तो d बराबर क्या होगा? d बराबर n प्लस 1 माइनस u, या 1 लास्ट में जोड़ो बिल्कुल, या डायरेक्ट कह दे n प्लस 1। तो 30 धन 1 माइनस 13, तो 13 जब घटेंगे तो ये कितने आएंगे? 18 आएंगे, 18। तो कंफर्म हो गया, गुंजन का स्थान कौन सा होगा? नीचे से 18वां। तो त्रिलोक का कौन सा होगा? 17वां। नीचे से जब नोट करेंगे तो पहले कौन आएगा? तब पहले आएगा त्रिलोक का नाम, वहीं लिख दीजिए गुंजन तथा त्रिलोक नीचे से क्रमशः 18वें तथा 17वें स्थान पर होंगे। गुंजन का नंबर तो होगा 18वां, और त्रिलोक का जो होगा वो इधर से जाएगा तब पहले मिलेगा, तो इसका कौन सा होगा? 17वां और इसका 18वां। तो या तो भाषा पलट दो, त्रिलोक का आगे कर दो, गुंजन को पीछे कर दिया तो 17 18 कह दिया, या उसी क्रम में लिखा तो अब उसका बड़ा होगा मान, उसका छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है बोर्ड पे। 30 लड़कियों की एक कतार में राधा का दाएं छोर से 15वां स्थान है, बताइए राधा का बाएं छोर से क्या स्थान होगा? 30 लड़कियां हैं टोटल लाइन में, टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या है टोटल वो कितनी है? 30, टोटल 30 है। अब उसने ये कहा है कि जो राधा का स्थान है, राधा के स्थान दाईं ओर से 15वां है, इधर से अगर उसका नंबर लगाएं इधर से, तो इधर से उसका स्थान कौन सा है? 15वां स्थान है राधा का। तो ये बाएं तरफ से कितनी होगी?
तो बाएं तरफ से निकालने के लिए आप लेफ्ट लिख लो, लेफ्ट बराबर n+1 रेड राइट। तो टोटल कितने हैं 30 धन 1 माइनस 15। कौन सा स्थान आएगा 16वां। तो इधर से जब निकालेंगे तब 16वां स्थान होगा। 15 तक तो यहां से यहां तक आ गए। अब इधर जो काउंटिंग बची वो 15 तो इधर बची हुई है, और ये कौन से नंबर पर है 16वें नंबर पर है। तो हम सूत्र की बात नहीं कर रहे, सूत्र लगाओ या न लगाओ, ऐसे ही अपने जो देसी हिसाब है वो लगा ले। इधर से ये आया 15वें नंबर पर, तो इधर 15 लड़कियां शेष बची हैं, इधर 15। तो ये जब 15 बची है तो ये किस नंबर पर आएगा 16 पर आएगी लड़की जो राधा है। अगर इधर से 15वें पर है तो इधर से कौन से पर होगी 16वें पर। 15 16 31, तब टोटल स्टूडेंट इसका मतलब कितने हैं 30 हैं। तो ये ज्यादा कठिन नहीं है, ये जो चैप्टर है वो सरल ही है। केवल जब किसी गुण के आधार पर, आकार के आधार पर जब व्यवस्थित किया जाता है तो उनमें हो सकता है थोड़ी बहुत समस्याएं। लेकिन अगले प्रश्न में यह कहा गया है कि रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। जैसे इस तरीके से अगर एक क्लास है, इस तरीके से यहां तक, तो 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। यहां से नंबर लगाया तो यहां पर जैसे 13वां नंबर है, उसका 13वें स्थान पर है रमेश। इधर समझ ही गए होंगे, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही तो होंगे इधर कैंडिडेट। 13वें स्थान पर तो रमेश है। श्रेणी के अनुसार, श्रेणी कह रहा है, श्रेणी का मतलब या तो ऊपर से या नीचे से या दाएं से या बाएं से, कहीं से भी मान लो। एक कक्षा में 13वां स्थान है श्रेणी के अनुसार, सीरियल क्रम से लगे हुए हैं, 13वें स्थान पर है। श्रेणी के अनुसार सुरेश नीचे से, अगर ये ऊपर से था तो सुरेश नीचे से, सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं, तो इससे नीचे 5 विद्यार्थी मतलब 1 2 3 4 5 विद्यार्थी इससे नीचे है, और यहां पर सुरेश है। सुरेश रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी हैं ये पूछा है। तो इसे चाहे तो इस तरीके से बना लें, और चाहे अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आए तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वें स्थान पर जो है वो कौन है रमेश है, 13वें स्थान पर ऊपर से। और जो सुरेश है 1 2 3 4 5, सुरेश से नीचे केवल 5 विद्यार्थी हैं। सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी हैं। तो रमेश और सुरेश के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, तो यहां पर देखेंगे इससे नीचे ही तो 5 हैं, इसके सहित कितने हो गए 6 हो गए। ऊपर कितने हैं 13, ये 13वें नंबर पर ये है, और नीचे 6 हो गए, 19 हो गए, 19 हो गए। अब इनके और इनके जो बीच में बचे वो कितने कैंडिडेट बचे 14 बचे। 19 तो वही हो गए, 19 हो गए, और टोटल है कितने 33 हैं। तो रमेश और सुरेश के बीच में 14 हैं। या इस तरीके से गिन लो 1 2 3 4 5 6 इधर हो गए, और इधर कितने हो गए 13 इधर हो गए, 13 इधर हो गए। तो बीच में कैंडिडेटों की संख्या कितनी बची 14 बची। इस तरीके से बीच में जो कैंडिडेट होंगे वो कितने होंगे 14 होंगे। उस तरीके से निकालना चाहें लिखे तो मैं, तो बीच में कितने विद्यार्थी हैं रमेश और
सुरेश, रमेश सुरेश के बीच जो विद्यार्थी हैं वो टोटल कितने हैं? तो पहले तो कितना था 33, तो पहले ही से थे टोटल 33 पहले से थे। 33 में इधर से इनका नंबर कितना है? 13, तो 13 तो ये कम हो गए। इधर से इनका नंबर कौन सा है? 6वां, या वो कह रहा उससे नीचे 5 हैं, तो ऐसे 2 बार में कर लो, 5 घटा दिए और 1 घटा दिया। उधर से 6 है, इधर से 13 है, तो टोटल जब घटेंगे कितने घटेंगे? 33 में से 19, जब 19 घटेंगे तो टोटल जो बीच में कैंडिडेट हैं वो कितने विद्यार्थी है? 14 विद्यार्थी बीच में शेष हैं। अगला प्रश्न, बी ए से उम्र में दुगना बड़ा है। बी ए से उम्र में दुगना बड़ा है, तो ऐसे प्रश्न भी 2 प्रकार से कर सकते हो। कैसे 2 प्रकार से कर सकते हैं? जैसे ए को हमने इतना छोटा बनाया ए को इतना छोटा बनाया, ए से उम्र में दुगना बड़ा है कौन? बी दुगना बड़ा है, तो बी को बना लिया जा से दुगना, इसे बना लिया बी। फिर क्या कहा? लेकिन एफ से दुगना छोटा है। बी की बात हो रही है। बी ए से उम्र में दुगना बड़ा है। बी ए से तो बड़ा है, ए से उम्र में दुगना बड़ा है, लेकिन एफ से दुगना छोटा है। तो एफ से छोटा है, तो इसका मतलब एफ इतना बनेगा। बात आई समझ में ना आई? बी की बात हो रही है, बात हो रही बी के बारे में। शुरू में भी जो आया था बैठने की व्यवस्था थी, उसमें भी ऐसा ही एक सिस्टम था कि यहां बी के लिए दोनों प्रयोग हो रहे हैं, तो बी के लिए ही तो ए की बात करो और बी के लिए ही एफ की बात होगी। तो बी जो है वो ए से तो दुगना बड़ा है और बी से दुगना छोटा है, तो ये आधा ही तो है। दुगना छोटा का मतलब आधा। ये ए एफ हो गए, यहां तक आ गए। फिर सी की आयु ए से आधी है। अब जो सी है वो ए से भी इसकी कितनी है? आधी है। सी से आधी है, लेकिन डी से दुगनी है। डी से कैसी है? किसकी? सी की आयु ए से आधी, ए से आधी इस सी की, और डी से दुगनी, यानी डी का मतलब ये इससे भी आधा है। ये कंडीशन है इनकी सबकी। सी का जो है वो ए से आधा और डी से दुगना, और यहां जो बी है वो ए से दुगना बड़ा है, इससे दुगना छोटा है। दुगना छोटा, उसने शब्द प्रयोग कैसा किया देखो, दुगना छोटा है, ये नहीं कहा आधा है। आधा और दुगना छोटा बात एक ही थी, लेकिन उसने आधा कह देता तो सब लोग जान जाते कि ये इससे आधा है, तो उसने कह दिया दुगना छोटा है। दुगना छोटा का मतलब आधा है, वो आधा है। अब क्या पूछ रहा है? दूसरा सबसे बड़ा कौन है? दूसरा सबसे बड़ा, तो दूसरा जो सबसे बड़ा है वो कौन है? बी। दूसरा सबसे बड़ा बी, मतलब सबसे बड़ा ले पहले सबसे बड़ा कौन है? एफ। फिर उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कौन है? बी। तो बी उत्तर होगा इसका। एक तो ये तरीका रहा, एक ये तरीका रहा। दूसरा और तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका होगा जैसे यहां तो उत्तर जो उत्तर में आ गया, वो उत्तर में आ गया कौन है? दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति है बी। एक तो ये है तरीका। दूसरा तरीका जैसे हम लोग मैथ को जानते हैं अच्छी तरीके से, बी ए से उम्र में दुगना बड़ा है। माना ए की उम्र, जो ए की उम्र है वो मान ली x वर्ष। ए की कितनी मान ली? x।
तो b कैसा है, इससे दुगना बड़ा है, तो b की जो उम्र होगी, b की उम्र कितनी हो जाएगी 2x। b ए उम्र में a से दुगना बड़ा है लेकिन f से दुगना छोटा है। अब f से दुगना ये छोटा है, तो जब छोटा है तो 2 का गुणा और हो जाएगा 2x में, तो कितने मिले हैं 4x। फिर आया c की आय a से आधी है, a से आधी तो इससे भी आधी, लेकिन d से दुगनी है। जो c की है वो जो दुगनी है, तो दुगनी है तो मतलब d की जो एज होगी इससे इसकी दुगनी है, तो 2 को भाग और दो, तो 1/2 इंटू में x/2, इसका मतलब इसकी कितनी है x/4। ये सब का कंप्लीट हो गए। अब सबसे छोटा नंबर कौन है d का, तो d यहां आएगा सबसे छोटा। इससे बड़ा कौन है ये, फिर ये इससे बड़ा है c, फिर इससे बड़ा कौन है a, फिर आएगा यहां पर a, फिर इससे भी बड़ा कौन है b, फिर आएगा b, और सबसे बड़ा कौन है f। इस तरीके से क्रम हो गया। अब क्रम हो गया, वो पूछ रहा है सबसे बड़े से दूसरा, दूसरा सबसे बड़ा, तो दूसरा सबसे बड़ा कौन है b है। इधर से देख लो दूसरे नंबर पर कौन है, छोटे की बात होती है इधर से देख लो, तो ये कवर हो जाएंगे इस तरीके से। लास्ट सवाल है उसका एक और, सीता कड़िका से आयु में बड़ी है। यहां ये तो बताया बड़ी है, लेकिन ये नहीं कहा कितनी बड़ी है, तो थोड़ी बहुत बड़ी, जैसे एक इसी प्रकार से चित्र बना बना के हम कर सकते हैं, ऐसे देगा और ये देखा सीता कड़िका से आयु में बड़ी है, ये बना दी कड़िका। कड़िका, और सीता कड़िका से आयु में बड़ी है, और ये हो गई कौन सीता। फिर इला कड़िका से बड़ी है, जो इला है वो कड़िका से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है। सीता से तो छोटी होनी चाहिए और कड़िका से बड़ी, तो इन दोनों के बीच में ले लो। यहां ये कौन हो गई इला, एक से बड़ी है एक से छोटी है। सैंपा मानस और कड़िका दोनों से छोटी है, मानस और कड़िका दोनों से छोटी है, मतलब मानस एक और आएगी उसके बाद सैंपा आएगी, तो सैंपा मानस और कड़िका दोनों से छोटी है। अब मानस के बारे में तो कुछ कहा नहीं गया, मानस हो सकता है इन सबसे बड़ी हो सकता है सीता से बड़ी हो, इला से बड़ी हो, या इनसे छोटी हो, लेकिन सबसे छोटी नहीं है। उसने कहा सैंपा कड़िका और मानस दोनों से छोटी है, तो प्रश्न ही ऐसा पूछा जाता है। वो कह रहा सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी नाम यही तो आया, सबसे छोटी कौन है सैंपा है, वो सबसे छोटी है। उसके बाद कोई है ही नहीं, क्यों मानस का तो नाम उसने वहीं काट दिया। वो कह रहा कड़िका और मानस दोनों से छोटी है, जो सैंपा आ रही है सैंपा का नाम यहां आया, सैंपा मानस और कड़िका दोनों से छोटी है। तो पहले ही से तुम्हें पता है कि जे तो कड़िका से बड़ी है, जे तो उत्तर होगा नहीं, और जो सैंपा है वो मानस और कड़िका इनसे भी छोटी है, तो सबसे छोटी सैंपा है। इनके तो प्रश्न यहीं से क्लियर हो जाते हैं ऐसे ही देख के ही। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक के लिए जय हिंद।